हेलो पिनाका फैमिली, हर हर महादेव। तो आज हम लोग पार्ट 4 के घटना चक्र सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो हम लोग पिछले भी वीडियो में देख चुके हैं, मतलब एक शॉर्ट क्लिप था। ये वीडियो कल ही शूट हुआ था, उसमें साउंड का कुछ इशू आ गया था, तो इस वजह से आज के क्लिप में हम लोग गवर्नर, वाइसराय और गवर्नर जनरल देखेंगे। और ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम लोग सारा वाइसराय देखेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस तक, और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो देखेंगे। और हम लोग क्वेश्चन वाला सीरीज जो टोटल 107 क्वेश्चन के लगभग है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसलिए क्योंकि ऐसे तो टोटल वीडियो क्लिक कर लिया था मैंने, लेकिन ये वॉइस ओवर है, तो फिर आज हम लोग आधा पार्ट ही देखेंगे। हम लोग फिर से क्वेश्चन के लिए शूट करने के बाद नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय, ठीक है। तो इसमें पहला क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को हम लोग पहले से देख रहे हैं, जो पिछले भी क्षेत्रीय वाला पार्ट में हम लोग किए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव को देखते हैं। प्लासी का वार जो होता है 1757 के टाइम का, तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है कि नींव रखता है यही, जो भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो नींव रखता है प्लासी के वार के बाद, ठीक है। और इसको ये भी बोला जाता है कि अच्छे से ये कोऑर्डिनेट करता है अपने सैनिकों को। तो इसके टाइम में बहुत सारे सुधार हुए थे, असैनिक और सैनिक दोनों, क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर था। तो हम लोग ये देखेंगे क्या क्या सुधार हुए थे। तो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। क्लाइव के समय में सैनिक और असैनिक दोनों सुधार हुए थे। ये तो पहला टॉपिक हो गया। चलिए देखते हैं असैनिक सुधार के अंदर क्या क्या हुआ था। तो असैनिक सुधार के अंतर्गत आता है, क्लाइव ने उपहार लेना बंद करा दिया गया था। जो भी अलग से हम लोग उपहार, मतलब एक तरह से घूस हुआ, जो रिश्वत लेके काम होता था, उस तरह का चीज़ ये एकदम बंद करवा दिया था। व्यापार बंद करवा दिया था, जो निजी व्यापार होता था, पर्सनल ट्रेडिंग कर लेता था लोग, तो वो सब चीज़ एकदम बंद करवा दिया था। उसके बाद आंतरिक कर, जो इंटरनल टैक्स होता था, उसको अनिवार्य बना दिया था। ये हो गया असैनिक सुधार, ठीक है, जो सैनिक के अंदर नहीं आता था। फिर सैनिक सुधार के अंदर उसने क्या क्या किया था। क्लाइव ने आज्ञा दी थी कि दोहरा भत्ता जो होता है, डुअल अलायंस, ये उसने एकदम कम्प्लीटली बंद करवा दिया था। और उसके बदले में, और उसके बाद क्या किया था, डुअल उसको ही मिलता था 1766, 1766, देखिए डेट मेंशन है। तो वहाँ से ये भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार के सीमा के बाहर कार्य करते थे, ठीक है। ये बंगाल का गवर्नर था, और बंगाल बिहार के सीमा के बाहर जो लोग काम करते थे उसको मिलता था। आगे देखते हैं क्लाइव के बाद हेस्टिंग। हेस्टिंग को हम लोग जानते हैं, वारेन हेस्टिंग। तो 1772 का टाइम है। 1772 का देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। वारेन हेस्टिंग के बारे में जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग देखेंगे। और जो है देखिए आगे, राजकीय कोषागार को स्थानांतरण करके मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया था, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग के टाइम में क्या क्या आया था। उसका विचार था कि समस्त भूमि शासक की है, और राजस्व सुधार को व्यवस्थित करने के लिए उसने कई परीक्षण किया, और परीक्षण और अशुद्धि, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो वो किया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। 1773 का हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जानते हैं। उसके तहत क्या क्या होता है, ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में पहली कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था की गई थी, और इस सरकार का एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। और क्या था कि अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था। कॉलेजिस्टिक सरकार की व्यवस्था में अध्यक्ष को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बोला गया था इस टाइम के बाद से, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल जो हुआ हमारा वारेन हेस्टिंग 1774 में बना, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1774 में वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस को तैयार की, ठीक है। ऊपरी संरचना जो है कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। उसके बाद मतलब हम लोग वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस पे आते हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या हुआ था, क्या क्या सुधार हुआ था, उसको देखेंगे। तो कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार हुआ, फौजदारी कानून में सुधार हुआ, और पुलिस को सुधार हुआ, ठीक है। और कर संबंधी, जो टैक्स संबंधी जो भी सुधार था वो भी हुआ। हम लोग देख रहे हैं कितना सारा पुलिस संबंधी, फौजदारी कानून, न्याय कानून, जितना जुडिशरी सिस्टम था, सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ टाइम पीरियड के साथ साथ। और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी, ठीक है। व्यापार में भी कुछ कुछ सुधार हुआ। आगे हम लोग देख रहे हैं 15 जनवरी 1784, 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ। कब हुआ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना? 15 जनवरी 1784, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड देखेंगे 1774 से 1785। देखिए वो 1772 में भी था, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, पर उसका गवर्नर जनरल बनने का जो टाइम पीरियड है वो 1774 से 1785 तक है। फिर है
सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे का नीति से वारेन हेस्टिंग और वेलेजली संबंधित है। अगर आपका क्वेश्चन रहे कि वारेन हेस्टिंग और वेलेजली किस चीज़ से संबंधित है या घेरे की नीति से कौन संबंधित है, तो ये दोनों हो जाएगा। घेरे की नीति मतलब फेंस करना हुआ, ठीक है। इसके अंदर ये हुआ कि ये एरिया मेरा है, ये ब्रिटिश ऑक्युपाइड प्लेस है, इस तरह का, ठीक है। अब आगे आते हैं वारेन हेस्टिंग का जो अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्य जितना भी वारेन हेस्टिंग का हुआ, तो उसमें महाभियोग का मुकदमा चला। महाभियोग मतलब होता है इम्पीचमेंट, क्योंकि सबसे सुप्रीम पावर उस टाइम वही था, गवर्नर जनरल था, तो उसको हटाने के लिए महाभियोग का मुकदमा चला, जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु जो है ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसकी सेवाओं को देखते हुए सभी दोष को माफ़ कर दिया था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या क्या हुआ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइम के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियों निम्नलिखित है, रियासतों के प्रति, ठीक है। कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष, उसका जो टाइम पीरियड है 1740 से 1765 ईस्वी तक है, ठीक है। रियासतों में समानता के लिए संघर्ष जो कंपनी का था। फिर है सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति, इससे कौन रिलेटेड था आप कमेंट कीजिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति और घेरे का नीति जो है 1765 से 1813 ईस्वी तक रहा, ठीक है। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति ये 1813 से 1857 तक रहा, ठीक है, जब सिपाही म्यूटिनी वाला टाइम पीरियड था तब तक रहा। फिर है अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक है, उसके बाद हो गया 1858 से 1935 ईस्वी तक। और फिर है बराबर के संघ की नीति। बराबर के संघ की नीति का टाइम पीरियड है 1935 से 47 तक। तो टोटल इंडिपेंडेंस तक ये दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे। दीवानी और फौजदारी कचहरियों में श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने के लिए एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। तो अंग्रेज जो है न्यू पॉलिसी लाए, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों कचहरी को श्रेणीबद्ध किया, डिवाइड किया, ठीक है, और उसका न्याय प्रदान करने का नया व्यवस्था लाया, ठीक है। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग प्रारंभ किया था। वारेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल हुआ, जिसका टाइम पीरियड आप लोग कमेंट कीजिएगा। और फिर है उसके बाद क्या है, कॉर्नवालिस ने सुदृढ़ बनाया। वारेन हेस्टिंग के बाद जो कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस ने उसको अच्छा से बनाया, मतलब थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ उसके टाइम पीरियड में। इसके बाद अब शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। जो जुडिशरी पावर और जितना कुछ भी था वो कलेक्टर जो था, जिला का कलेक्टर, उसके हाथों में दे दिया गया। और 1787 ईस्वी में जिले की प्रभारी कलेक्टरों की दीवानी अदालत के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। देखिए, जो कलेक्टर है, जो जिला कलेक्टर था, जिला का प्रभारी जो कलेक्टर होता है, उनको दीवानी अदालत का दीवानी न्यायाधीश बना दिया गया, जो जज बना दिया गया, दीवानी न्यायाधीश, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, इसके अलावा इन्हें फौजदारी शक्तियाँ और सीमित मामलों का भी फौजदारी न्याय करने के लिए अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि टोटल जो जजमेंट वाला पावर जो था, वो जिला का प्रभारी जो कलेक्टर होते थे उनको दे दिया गया, दीवानी और फौजदारी दोनों का, और उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त मामलों का। फिर हम लोग आगे देखते हैं 1790 से 92 का बात है। 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया, ठीक है। भ्रमण करने वाले न्यायालय बने, जिसमें 3 बंगाल का बना और 1 बिहार का बना, ठीक है। 1790 से 92 के बीच का बात है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, इन अदालतों के अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से किया जाता था। जो ये 4 न्यायालय बना था, 3 बंगाल में और 1 बिहार में, इसका जो अध्यक्षता था वो यूरोपीय व्यक्ति करता था, पर इंडियन जो काजी और मुफ्ती थे उनके हेल्प से करता था। हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम दिया। मतलब स्पेसिफिकेशन जो होता है कानून में, वो अलग अलग नियम बनाया, थोड़ा एडवांसमेंट लाया। कॉर्नवालिस के टाइम में ये सब हुआ, और इससे पहले भारत में नहीं लागू था। उसके बाद 1793 का बात है, कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों का जो अंतिम रूप होता है, मतलब जो एकदम पीक पे वाला बात होता है, वो कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। इस कॉर्नवालिस संहिता में क्या था, इस सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत जो है कॉर्नवालिस संहिता का, शक्तियों का पृथक्करण, जो पावर होता है उसका डिवीजन, उसके आधारित पे था कॉर्नवालिस संहिता। हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गया कि कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके बाद इसके तहत उसने कर और न्याय, जो टैक्स वाला सिस्टम था, रेवेन्यू वाला, और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। कलेक्टर जो थे, जिला का कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई, और उनके पास केवल कर संबंधी, जो जिला का कलेक्टर होता था, बस रेवेन्यू रिलेटेड जितना पावर था वही बच गया था उसके पास। ये जो न्याय और दीवानी जो जजमेंट था वो ले लिया गया, ठीक है। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य के लिए नए अधिकारी का एक श्रेणी बनाया गया दीवानी न्यायालयों में, और जिला न्यायाधीश जो होते थे, डिस्ट्रिक्ट जज, को फौजदारी तथा
डिस्ट्रिक्ट जज जो होते थे उनको फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। फिर इसके आगे है कि भारत में पसंदीदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ जो है कॉर्नवालिस किया था। ये हम लोग जानते हैं, कॉर्नवालिस जो है सिविल सेवा का प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम है 1786 से 1793 ईस्वी, और फिर है बीच में गैप है, फिर है 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805। ये 2 टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है। 93 के बाद फिर ये 1805 में आता है। तब तक क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इसका जो मृत्यु का डेट है वो भी ये पूछना नहीं चाहिए कि मृत्यु कब हुआ या क्या हुआ, पर मृत्यु का डेट है 5 अक्टूबर 1805 गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, और इसका कब्र भी यहीं पे था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है पर ये रिलेवेंट नहीं है उतना। फिर आगे है इसके बीच में 93 के बीच में लॉर्ड वेलेस्ली का भी टाइम है। 1805 से पहले जो ये 2 टाइम था बीच में, तो लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805 ईस्वी तक। तो वेलेस्ली अपना सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद बना। तो वेलेस्ली की एक नीति थी, पॉलिसी, सहायक संधि की पॉलिसी। तो इसमें क्या होता था कि अपना ट्रेंड यूरोपीय जो है या जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना कुछ हेल्प करने के लिए राजाओं को सैनिक देते थे और उसके बदले में पेमेंट लेते थे, कुछ टैक्स, मतलब कुछ पेमेंट लेते थे। और इससे क्या होता था कि जिसके साइड रहते थे वो जीत जाता था, क्योंकि यूरोपीय पद्धति से लड़ते थे, और भी बहुत तरह का बात था। तो पहला राज्य जो सहायक संधि को वेलेस्ली का स्वीकार करता है वो है हैदराबाद, ठीक है। इसके बाद बसीन की संधि, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बसीन की संधि कहाँ पे है। बसीन की संधि कब हुई थी? बसीन की संधि का टाइम है दिसंबर 1802 ईस्वी में। पेशवा बाजीराव द्वितीय, हम लोग पेशवा बाजीराव द्वितीय को जानते हैं, और अंग्रेजों के मध्य हुई थी बसीन की संधि, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो थे सरदार, वो पेशवा बाजीराव सेकंड थे। ये क्वेश्चन हो सकता है। पहला जो राज्य था वो हैदराबाद था 1798 में, 1798, और जो पहला मराठा सरदार था वो पेशवा बाजीराव सेकंड था, ठीक है। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार की थी, और इस संधि के शर्त था कुछ। उसके अनुसार क्या क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने पेशवा को पुनः स्थापित करने के लिए साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया था, और इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय का वाला क्षेत्र प्रदान करने का सहमति दिया था। तो ये हो गया 60,000 सैनिक के बदले में 60 लाख रुपये वाला वार्षिक आय वाला क्षेत्र दिए थे। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली का जो सहायक संधि था उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1798 से 1805। इसमें क्या था कि ये था भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए। अंग्रेजी राजनीतिक परिधि ये हुआ कि सहायक संधि प्रणाली से आप अपना सैनिक दे रहे हैं, अंग्रेज अपना सैनिक दे रहा है, और आप इंडियन टेरिटरी में आकर रुक रहा है। धीरे धीरे तो एक तरह से वो कैप्चर ही कर रहा है। ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, पर बात तो यही है। उसके आगे क्या है, उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। हाँ, देखिए, टुपले का नाम हम लोग जानते हैं। सहायक संधि का आविष्कार जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने नहीं किया था। ब्रिटिशर्स वो पहला था जिसका जो यूज किया था। सबसे पहले जो यूरोपीय सहायक संधि का यूज किया था वो डुप्ले था। डुप्ले जो है फ्रांस का था, जो हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे फ्रांसीसी के टाइम में, तो वो पढ़े थे। तो डुप्ले का सहायक संधि वाला नीति था, और इस प्रणाली का अस्तित्व, उसमें क्या हुआ था कि डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने ये प्रणाली अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि जो है जो यूज हुआ था 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धनराशि के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था, ठीक है। तो पहला जो सहायक संधि जो हुआ था 1765 में, तो उस टाइम अवध के साथ हुआ था, और कंपनी अपना मतलब सीमाओं को रक्षा करने का वचन दिया था कुछ धनराशि के बदले में। फिर है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कुछ राज्य का नाम है। उसका राज्य का नाम हम लोग कुछ देखेंगे। तो राज्य का नाम जो है वो है हैदराबाद, तो हम लोग देख ही लिए, जो पहला बना था 1798 ईस्वी में, और फिर 1800 में। फिर मैसूर है 1799 ईस्वी में। तंजौर अक्टूबर 1799 में, एक ही ईयर में है, मैसूर के बाद तंजौर। फिर अवध है नवंबर 1801 में। उसके बाद है पेशवा दिसंबर 1802 में। बड़ार के भोंसले दिसंबर 1803 में, और सिंधिया फरवरी 1804 में। इसके बाद भी है जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर, तो ये राजस्थान वाला एरिया हो गया। उसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, हम लोग इससे पहले पढ़े थे। किसके सहायक संधि थे आप कमेंट कीजिए, और टाइम पीरियड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यकाल संभाला। 1828 का बात है ये, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्यकाल संभालता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत सारा योगदान है, जैसे कि उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को ख़त्म किया था, ठीक है। और ठगी शांति के लिए भी बहुत सारा व्यवस्था स्थापित किया था। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का इच्छा के अनुसार जो है भारतीय रियासतों को के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई थी।
ठीक है। फिर जयपुर में अव्यवस्था जो हो गया था ने उसने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट पर प्रहार कर दिया था। फिर भी बेंटिक ने कोई हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया था। इसके आगे भी है। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में भी उसने हस्तक्षेप नहीं किया था। जोधपुर, बूंदी, कोटा ये सब तो हो गया राजस्थान वाला क्षेत्र। फिर भोपाल आ गया मध्य प्रदेश, तो उसमें विलियम बेंटिक ने हस्तक्षेप नहीं किया था। और इसका जबकि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त कारण था, ठीक है। उसके बाद परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अधिक अव्यवस्था था। मैसूर और कुर्ग कछार में अव्यवस्था था, इसलिए। फिर विलियम बेंटिक है, उनका टाइम पीरियड तो 1828 से 1835 है। तो 7 वर्षों की पुरानी निरंतर युद्ध तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। तो भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधार के कारण स्मरण किया जाता है। तो इनका हम लोग सबसे बड़ा जो कुरीति हटाना, जो सती प्रथा, और सती प्रथा हो गया, एक बालिका जो शिशु हत्या जो था वो हो गया। और टाइम पीरियड से हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि अगर रिलेट कर सकते हैं, जैसे विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड कब है, 1828 से 35, तो सती प्रथा कानून आना या जो रोकना, ये सब जो है इसी टाइम पीरियड के बीच में होगा। बस ये ध्यान रखने के लिए है। आगे हम लोग चलते हैं। फिर 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ था। भारत प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करना का प्रयास किया गया चार्टर एक्ट में। चार्टर एक्ट 1833 का है, और केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज होता है कि सारा पावर एक ही की तरफ। इस टाइम क्या हुआ था कि इस एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल जो है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर था, गवर्नर जनरल बना बंगाल का। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बम्बई का जो क्षेत्र था उसको भी सारा हेड बंगाल का ही को ही दे दिया गया पावर, और उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर 1833 का बात है। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला चार्टर एक्ट के नियम के अनुसार प्रथम गवर्नर जनरल बना भारत का, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन है को ठगों का विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या, लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया गया, ठीक है। उनको फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ठगों का अंत से रिलेटेड टाइप का जो क्वेश्चन रहे, तो एक कैप्टन स्लीमैन है जिसको कि विलियम बेंटिक नियुक्त किया था, और विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था, ठीक है। और विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट जो हम लोग जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हुआ था, जो कि वो भारत का गवर्नर बना था, पहला भारत का गवर्नर, ठीक है। अब आगे है 1789 का कि घोषणा द्वारा बंगाल के दासों को बंद कर दिया गया। दासों का निर्यात ये होता था, जो स्लेव एक्सपोर्ट होते थे, यहाँ से दास बना के, दास परंपरा भी चलती थी, तो यहाँ से दूसरे देश भेजना, ये सब था दास का ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हो गया। उसके बाद 1811 ईस्वी में 1823 में दासों के संबंध कानून बना गया। 2 टाइम कानून बना दास के लिए। तो 1811 और 1823 में 1833 का जो टाइम है चार्टर एक्ट, तो उसमें है कि दासता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए 1833 में चार्टर एक्ट को दासता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। 1843 में समस्त ब्रिटिश जो है भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। जो दासता था अवैध हो गया, इलीगल हो गया। तो मतलब दास प्रथा टाइप का कोई यूज नहीं करेगा। उसके बाद है 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता जो है वो हो गया 1860 में। उसके अंतर्गत जो लिखा हुआ था कि दासता को अपराध घोषित कर दिया गया, ठीक है, ये रूल बन गया। उसके बाद है इसका मतलब जो ऐसा नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा, जेल हो सकता है, इस तरह का। फिर आगे है एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल का कार्यकाल जो था वो 1813 से 23 तक था, हम लोग जानते हैं। हेस्टिंग का टाइम जो था 13 से 23 तक, 10 साल का। और उस टाइम में सुगौली की संधि समाप्त हुआ था, ठीक है। सुगौली का संधि 2 दिसंबर 1815 को हुआ था लिखबद्ध, और 4 मार्च 1816 को अनुमोदित कर दिया गया था, ठीक है। इसके आगे है, इसके बाद 1854 का स्लीमैन, जो अभी हम लोग स्लीमैन के बारे में पढ़े कि ठगों के लिए नियुक्त किया गया था और विलियम बेंटिक ने किया था। तो स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को आया गया, और जो कि अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया था, ठीक है। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत ही दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है, आउटरम ने कहा। और आउटरम एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें क्या है कि फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बन गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 का टाइम है लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत कुछ हुआ था। तो आउटरम का रिपोर्ट आया फरवरी 1856 में, और इसके मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार अवध को अधिग्रहण कर लिया गया।
अवध को ब्रिटिश टेरिटरी कह के मिला लिया गया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद है अवध का नवाब वाजिद अली शाह पर कुछ उस टाइम अवध का नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगा के 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया अवध को 13 फरवरी 1856 में। डलहौजी के टाइम में ये हो गया। फिर डलहौजी के टाइम में बहुत सारा पॉलिसी हुआ, कुछ सुधार हुआ। तो है अवध के अतिरिक्त डलहौजी का व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रदेश जो था, जो प्लेस विलय हुआ था और उसका टाइम पीरियड भी मेंशन है। हम लोग प्लेस देखेंगे। सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर, संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, एक साल का डिफरेंस देख रहे हैं। फिर है करौल 1855 ईस्वी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट ने करौली के व्यपगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको अस्वीकार किया। उसके बाद है भारत में रेल निर्माण की दिशा का प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था, ये हम लोग जानते हैं। और प्रथम रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था ये भी जानते हैं, बम्बई से थाने 1853 ईस्वी में। ठीक है, डलहौजी बिछवाया था, वो हुआ था अपने काम के लिए। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था, ये नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का। ठीक है, ये में भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। आगे देखते हैं भारत में रेलवे का विकास मुख्य किस वजह से हुआ था। जो अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए किए थे, तो उसका उद्देश्य था कच्चा माल को देश के आंतरिक भागों में बंदरगाहों के तक ले जाना था। आंतरिक भाग में जो कच्चा माल बनता था, जो कॉटन कपास का खेती होता था, तो उससे उसको पोर्ट तक ले जाना था, यही काम था। पोर्ट तक ले जाता था, फिर पोर्ट से जो कच्चा माल है वो मैनचेस्टर में जाता था, वहाँ से कपड़ा बन के अलग अलग प्लेस पर बिकता था। तो ये हो गया। उसके बाद इसका दूसरा उद्देश्य सेना को दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचाना था। सेना को दूर दराज के क्षेत्र में इसलिए पहुंचाना था ताकि मान लीजिए उस टाइम विद्रोह का टाइम था, तो जो भी विद्रोह होता था तो जो इंग्लिश सैनिक थे वो अपने ट्रेन से तुरंत पहुंच जाते थे, तो रेल से। तो ये ताकि ब्रिटिश सरकार शासकों के प्रति होने वाले कोई भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके, दमन किया जा सके। फिर आगे रेलवे का सर्वाधिक विस्तार जो है 1900 ईस्वी के पास हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम में स्टार्ट हुआ था, डलहौजी के टाइम में पहला रेल। फिर 1900 के टाइम में जो इसका विस्तार हुआ था, सर्वाधिक विस्तार मतलब सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, तो उस टाइम था लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ब्रिटिश राज्य जो हुआ, ब्रिटिश टेरिटरी जो इंडियन ऑक्युपाइड टेरिटरी था, तो उसमें अंतिम प्रमुख विस्तार जो है, जो अंतिम प्रमुख विस्तार हो गया कि यहाँ तक फैल गया है, मतलब सारा कैप्चर हो गया है, वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। 1855 ईस्वी जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, एंग्लो बर्मीज युद्ध वार जो होता है 1855 में, थर्ड वाला, तो उसके युद्ध के बाद क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1886 का टाइम है, 1886, 1885 कांग्रेस का भी जो बनने का टाइम है वो भी है। 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ब्रिटिश भारत मतलब इंडियन ऑक्युपाइड जो नहीं, ब्रिटिश ऑक्युपाइड जो इंडिया था उसमें बर्मा को मिला लिया गया 1 जनवरी 1886 को। फिर डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। डलहौजी से पहले जो था निर्माण का जितना भी कार्य था एक सैनिक बोर्ड के ऊपर था। इस कार्यकालय मतलब डलहौजी के आने के बाद इसके कार्यकालय से में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। डलहौजी के आने के बाद निर्माण विभाग अलग से बना और सार्वजनिक उपयोग कार्य के लिए बहुत सारा धन व्यय हुआ, मतलब एक डिपार्टमेंट अलग से बना और उसके लिए कुछ राशि भी फिक्स हुआ कि इतना चीज़ यूज होगा निर्माण के काम पे। फिर आगे देखते हैं हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिससे हम लोग सबको फेमिलियर है, तो उनके प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से और लॉर्ड कैनिंग के टाइम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के टाइम में। ठीक है, इस अधिनियम में क्या था कि 15 मतलब इस अधिनियम का जो 15 पार्ट था 15 के तहत था विधवा विवाह वैध माना गया और उसके जो शिशु होता था, जो उससे बालक उत्पन्न होता था, उसको भी वैध घोषित कर दिया गया, मतलब लीगल है। और क्या है कि विधवाओं के कल्याण से जुड़े जो अन्य नेता थे पश्चिमी भारत जो हुआ इंडिया का वेस्ट वाला साइड जो हम लोग देख रहे हैं, विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे। ठीक है, ये हो गया वेस्ट के साइड। फिर धोंदो केशव कर्वे 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की धोंदो कर्वे ने। और 1857 की महान क्रांति के बारे में देखेंगे। 1897 की महान क्रांति हम लोग सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, तो ये सब कुछ प्लेस कैप्चर करने के बाद महारानी का उद्घोषणा हुआ। महारानी के कैप्चर में इंडिया आ गया। तो यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को हुआ था इलाहाबाद के दरबार में। इलाहाबाद का दरबार लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषणा हुआ था, इलाहाबाद के दरबार में हुआ था। ये हुआ था कि अब से 1 नवंबर 1858 के बाद से इंडिया जो है वो महारानी के शासन के अंदर है और जो क्राउन के शासन के अंदर बोलते हैं वो है।
इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाने के लिए घोषणा की गई, ठीक है, इलाहाबाद में। और इसके तहत क्या क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय बना। मतलब जब क्राउन के अंदर आ गया तो वायसराय हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ये तो हो गया कि क्राउन के अंदर होगा। फिर आगे है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया 1877 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार देखे हैं बीपीएससी में भी या फिर और भी कहीं। तो कि लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्राउन का शासन तो 1858 से स्टार्ट हुआ था, तो फिर उस टाइम ही भारत की साम्राज्ञी बनी। लेकिन ये जो इसका आंसर है 1877 होगा, उस टाइम नियुक्त किया गया था जब दिल्ली दरबार लगा था, जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किया गया। और उस टाइम उनको जो विक्टोरिया थी उसको कैसर हिंद का भी उपाधि दिया गया, ठीक है। फिर है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध वार जो था वो 1839 से 1842 1839 से 42 तक था के बीच में हुआ। इस दौरान क्या क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम ऑकलैंड था, ठीक है। और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगानी युद्ध हुआ। तो हम लोग टाइम पीरियड और गवर्नर जनरल दोनों मैच करते हुए चलेंगे। पहला आंग्ल अफगान युद्ध, हम लोग ये सब हम लोग का उस टाइम पड़ोसी देश था, पर ये मैटर करता है, इस वजह से हम लोग को देखना है। तो आंग्ल अफगान युद्ध वेस्ट साइड देखिएगा 39 से 42, और इस टाइम में गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। फिर लॉर्ड लिटन के समय में दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था जो 78 से 1880 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। फिर 1843 का एक एक्ट है, एक्ट 5 के द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो जो है वो दास प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो 1843 एक्ट के तहत इसके काल में क्या हुआ था, 1842 से 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध हम लोग देख रहे हैं वेस्ट साइड वाला एरिया पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और अकर्मण्यता की नीति जो होता है, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, इसी को बोलते हैं। तो आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो का काल से प्रारंभ हुआ था ये मास्टरली इनएक्टिविटी वाला। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक है के काल तक ये सब चलता रहा। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति कहा जाता है। और इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता था कि उसके वायसराय के काल में नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला था और इस नीति का रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। कुशल अकर्मण्यता, इसका मतलब मास्टरली इनएक्टिविटी शब्द जो है JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू का एक लेख था, एक मैगजीन था, तो उसमें प्रयोग किया था, ठीक है। मतलब ये जो नीति है कुशल अकर्मण्यता या मास्टरली इनएक्टिविटी, इसका यूज जो है JWS वाइली ने किया था, एक मैगजीन है एडिनबरा रिव्यू उसके अंदर, ठीक है। फिर भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना, ये तो हम लोग सबको रटा हुआ एक टाइप का क्वेश्चन है, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था 1872 ईस्वी में। और लॉर्ड मेयो का जो काल है वो 69 से 72 के बीच में है, ठीक है। तो पहला जनगणना लॉर्ड मेयो करवाया था, प्रारंभ करवाया था, पर कंटिन्यू जो जनगणना होता है वो लॉर्ड रिपन करवाया था, ठीक है। कंटिन्यू मतलब इस टाइम के बाद सब जनगणना होने लगा। तो लॉर्ड रिपन के टाइम में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुआ, ठीक है। लॉर्ड मेयो का हम लोग कार्यकाल देख लिए 69 से 72। तो उस टाइम ये है कि मेयो का हत्या हो गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी। तो लॉर्ड मेयो है, और जो जिसने हत्या की थी उसका नाम शेर अली अफरीदी था, तो वो एक कैदी था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति परिवर्तन आया, ठीक है। 1876 में लिटन आया। लिटन थोड़ा दमनकारी टाइप का था, तो उसको अच्छा बोलते भी नहीं है। तो अफगानिस्तान के प्रति जो नीति था उसमें चेंजेज आया। कुशल अकर्मण्यता की जो नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा, ये इसको रिप्लेस कर दिया कुशल अकर्मण्यता को। और मेजर सेंडेमन है को बलूचिस्तान का गवर्नर जनरल का एजेंट बना दिया, ठीक है। बलूचिस्तान का जो गवर्नर जनरल था उसका एजेंट बना दिया मेजर सेंडेमन को। और साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, ठीक है। पहले वो लोग साइन किए हुए थे कि कोई भी हस्तक्षेप मतलब होता है कि कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, लेकिन बाद में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। आगे है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी हम लोग जानते हैं ये किसके टाइम में आया था, ये लिटन के टाइम में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, इसमें क्या होता है कि भारतीय भाषा का जो समाचार पत्र होता था जिसमें जो राइटर होते थे वो अपने लोगों को जागरूक करते थे अपनी भाषा में, तो उस पर मतलब उसमें ऐसा कर दिया गया था कि उस पर कुछ भी गलत नहीं लिख सकते, अंग्रेज के विरुद्ध में नहीं लिख सकते हैं। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1778 ईस्वी में। और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम कहा गया था, क्योंकि आप अपना प्रेस का काम होता है अपना फ्रीडम एक्सप्रेस करना, अपने आप को लिखना, लेकिन उस तरह से एकदम बैन ही कर दिया गया था कि आप कुछ भी मतलब अंग्रेज के बारे में बुरा नहीं लिख सकते हैं।
आर्स्किन पेरी है, तो उसने लिखा था कि विपरीतगामी और असंगत बताया था इसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और भारत के भावी प्रगति के घातक पग भी बताया था इसको। फिर श्री एस एन बनर्जी को हम लोग जानते हैं, तो उसने कहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश के वज्रपात, ठीक है, आकाश से वज्रपात। ये हम लोग नोटिस करेंगे ये सब चीज़, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि आकाश से वज्रपात किसने कहा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो श्री एस एन बनर्जी। और विपरीतगामी और असंगत या फिर घातक पग, ये आर्स्किन पेरी ने कहा था। वहाँ कहते हैं सर पीसी एल्बर्ट वायसराय की परिषद का विधि सदस्य थे, ठीक है, वायसराय का जो परिषद या काउंसिल होता है वायसराय मेंबरशिप वाला। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, एल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो पीसी एल्बर्ट के नाम पे है एल्बर्ट बिल। कब पारित हुआ? 2 फरवरी 1883 को। अब जानेंगे कि एल्बर्ट बिल क्या है, इस विधेयक का क्या उद्देश्य है, या फिर जो ये एल्बर्ट बिल हुआ विधान परिषद में उसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें जाति भेदभाव के आधारित पर जो न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए, इस तरह का एल्बर्ट बिल में था। और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीश जो है उनको समान शक्ति दे दी गई, क्योंकि पहले ऐसा क्या था कि यूरोपीय जज वो भारतीय कैदी थे उनको दंड देते थे, पर यूरोपीय जो कैदी या फिर यूरोपीय जो गलती करते थे उनको भारतीयों को देने का अधिकार नहीं था। पर एल्बर्ट बिल में ये आया कि यूरोपीय जज जो है न्यायाधीश और भारतीय न्यायाधीश दोनों को समान शक्ति प्रदान की जाए। उसके बाद क्या है, जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया और यूरोपीय लोगों ने इसको विशेष अधिकारों पर कुठारघात बताया, ठीक है। फिर है लॉर्ड रिपन इंडिया के लिए पहले भी बोले कि अच्छा ही कुछ न कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हुए हैं। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत का वायसराय को सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है, ठीक है। उन्होंने 100 उससे भी अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों को काम करने वाली उसने 100 या उससे भी अधिक कार्यरत मजदूर वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले महिलाएं और तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिसको कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बोलते हैं 1881 में, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाया गया। अब हम लोग ये देखते हैं और आगे भी देखते हैं कि 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्य अवधि प्रतिदिन 9 घंटे से इन्हें महीने के 4 दिन छुट्टी प्रावधान किया जाए, मतलब प्रावधान इस तरह का था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में। तो हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि उस वक्त जो है 1881 से पहले 7 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चे काम कर रहे थे, और ये जो छुट्टी और काम करने का जो घंटा निर्धारित हुआ ये 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब वो लोग भी काम कर रहे थे। जो दूसरा फैक्ट्री अधिनियम आया ये भी रिपन के टाइम में आया 10 साल बाद 1891। तो 2 डेट याद रखेंगे 10 साल बाद का रिलेट करके। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, सेकंड वाला 1891। तो दूसरे में क्या था कि सभी मजदूर के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था कर दी गई, पर मतलब उस टाइम नो संडे टाइप का सीन था, हर दिन काम करना था। और लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए, ठीक है। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत का स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय शासन का जनक क्यों कहा जाता है अगर ये क्वेश्चन हो, तो उसने सृजित जो होता है शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए मतलब लॉर्ड रिपन को बोला गया। हम लोग चार्ल्स मेटकाफ का भी नाम जानते हैं, जिनको कि प्रेस का मुक्तिदाता भी बोलते हैं, ठीक है। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया, इसलिए भी उनको प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। और इस समाचार पत्रों का भी मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बारे में। तो वहाँ पे पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास हुआ, और इसमें क्या है कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया, ठीक है। और 1771 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार का अलग अलग विभाग किया गया, और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही, उनका कार्यकाल दिया हुआ 1899 से 1905, इनके टाइम में भी बहुत कुछ हुआ था। 1901 में ASI का स्थापना हुआ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना हुआ 1901 में। को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देने के लिए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया, ASI का महानिदेशक जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 का है, ये अगर हम लोग से क्वेश्चन आता है कि कब का है, तो 1904 हम लोग याद रख सकते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। और इसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की मतलब ये जो नियम था अधिनियम, उसके हिसाब से है कि लॉर्ड कर्जन ने पहली बार भारत में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत को ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया, ठीक है। उसको सेपरेट मतलब इस डिपार्टमेंट को दिया जो पुरानी इमारतें हैं उसको ध्यान में रखने के लिए। बातें गोपाल कृष्ण गोखले पे। गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा वो किसके राजनीतिक गुरु हैं। ऐसे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना पर मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी,
ठीक है। करजन का जो प्रशासन है उसका तुलना किया था मुगल सम्राट औरंगजेब से। नवंबर 1905 का टाइम है जब लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो आया को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए सुधारों को लॉर्ड मिंटो सुधार बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार जो बोलते हैं, वो मॉर्ले मिंटो सुधार का टाइम है 1909। और जो सचिव था वो हमारा मार्ले था और मिंटो जो है वो वायसराय था। लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो सुधार हो गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ था कि मुसलमानों को पृथक मताधिकार जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सीन है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखेंगे। हार्डिंग का जो टाइम है उस टाइम में क्या हुआ था कि भारत का राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को बुलाया था। दिल्ली के में भव्य दरबार का आयोजन किया हुआ था जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के लिए। और किसने किया था 1911 में? वायसराय बना था। तो उस टाइम ही हुआ था कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। तो हम लोग थोड़ा रिलेट भी कर सकते हैं कि 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट वाला आया मुसलमानों के लिए अलग। फिर क्या था कि उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया कि पहले जितने भी एम्पायर थे मुसलमान एम्पायर, तो उनका जो सेंटर था, उनका जो राजधानी था वो दिल्ली ही था, इसलिए वो दिल्ली कर रहे हैं। पर उनका जो हिडन एजेंडा या हिडन रीजन जो था वो ये था कि कलकत्ता उस टाइम में क्रांतिकारियाँ या जो विद्रोह करते थे उनका हब बन चुका था। उस टाइम कलकत्ता से बहुत चीज़ ओरिजिनेट हो रहा था। एक तो यूनिवर्सिटी आ रही थी, यूनिवर्सिटी से वहाँ से लोग लॉ भी कर रहे थे, वहाँ के लोग समाचार पत्र में भी अपना योगदान दे रहे थे। तो इस वजह से भी वो लोग कलकत्ता को छोड़ के दिल्ली की तरफ मूव किए थे। और दिल्ली दरबार लगा जिसको कि तृतीय दिल्ली दरबार बोलते हैं, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के लिए। और इस दरबार के बाद बंगाल को विभाजन को रद्द किया गया था इसी दिल्ली दरबार में। ठीक है। इसके आगे प्रश्न कोश है, तो हम लोग प्रश्न कोश अपने नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जस्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, हैव अ नाइस डे।